तो मित्रों पांचवे में क्या बताया गया है? पांचवे में आपकी धाराएं 29 से 30 तक, जिसमें सिलेबस के बारे में बताया गया है, और छठवीं अध्याय में आपको बताया गया है 31 से 34 तक धाराएं हैं बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के बारे में। इसके बाद में सातवें में बताया गया है जिसमें धाराएं 35 से 38 तक हैं, कुछ विशेष उपबंध या जिन्हें प्रकीर्णन के नाम से जानते हैं। ठीक है मित्रों, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए आप यहां पे मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं अभी तक जो आपने पढ़ा है उससे संबंधित, आप इन प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। जैसे यहां पर दिया है कि बालक का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में कब लागू हुआ था। मित्रों ये प्रश्न है, आपको तुरंत पता लग जाएगा कि कब लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2010 में जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके ये संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका कि 1 अप्रैल 2010 में जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, कहां? 1 अप्रैल 2010 में जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके यह एक्ट संपूर्ण भारत में लागू हो गया था और शिक्षा का अधिकार नाम का अधिनियम लागू करने वाला भारत जो है विश्व में 135वां देश बना। अगर आपसे प्रश्न में पूछा लिया जाए कि शिक्षा के अधिकार को सबसे पहले किस देश ने लागू किया, तो प्रथम देश लागू करने वाला था नॉर्वे, यूरोपियन कंट्री है मित्रों। इसके बाद में देखो रीट का अगर कोई व्यक्ति पेपर दे रहा है तो आप इसको ध्यान रखिएगा, राजस्थान में इसको लागू किया गया था 29 मार्च 2011 से शिक्षा के अधिकार को। आगे बढ़ रहा हूं मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर आपकी नजर में तुरंत आ जाना चाहिए, अभी आप पढ़ चुके हैं। यहां पे इस प्रश्न में दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 बरस से लेकर के 14 बरस के बीच के या उस वर्ग के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का, कर्तव्य की बात नहीं कर रहा मैं, अधिकार की बात कर रहा हूं। तो निशुल्क एवं कंपलसरी जो एजुकेशन राइट है बच्चों का, वो कहां पर जिक्र किया गया है? 21वें अनुच्छेद 21A में। और ये एक तरह से स्वतंत्रता का अधिकार के तहत आता है, स्वतंत्रता का अधिकार। देखो मित्रों इसको आप समझना होगा, स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आपका वेरी करता है 19 से 22 तक के अनुच्छेद। तो ये 21A कहीं बीच में ऐसे ही आ रहा होगा। और इस 21A को कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, 1 दिसंबर 2002 को ये जोड़ा गया था। इसके बाद आगे बात करें, अगले प्रश्न की तरफ देखना मित्रों कि शिक्षा का अधिकार संविधान संशोधन जो हुआ था, शिक्षा का अधिकार संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष में समवर्ती सूची में डाला गया? तो मैं ये बोल रहा हूं शिक्षा का अधिकार संविधान संशोधन के द्वारा बात कर रहा है किसकी? समवर्ती सूची की। अधिकार की बात कर रहा है? नहीं। तो समवर्ती सूची में वो था 1976। आपको पता है 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को हमने कहां जोड़ा? समवर्ती सूची में। क्यों? क्योंकि प्रारंभ में जो शिक्षा थी, प्रारंभिक अगर शिक्षा की बात करें, प्रारंभिक स्थिति जो शिक्षा की थी, प्रारंभिक स्थिति किसकी? शिक्षा की, तो वो मित्रों राज्य सूची का विषय था। किसका विषय था? राज्य सूची का। बाद में और ये 1976 में किस में आ गया? समवर्ती सूची के तहत। इसके बाद में 2002 में ये कहां आ गया? मौलिक अधिकार के तहत। यहां तक सबका क्लियर होगा, आगे बढ़ रहा हूं। यहां पे मित्रों ये सवाल आ चुका है कि भारत के संविधान के किस भाग में या कहां पर भारत के संविधान के किसके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो निःशुल्क शिक्षा किसके लिए दी गई है? सभी छात्रों के लिए दी गई है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सभी छात्रों के लिए निःशुल्क व्यवस्था होती तो मित्रों 18 वर्ष के बाद में जो बच्चे इंजीनियरिंग, बीटेक, एमबीए जिनकी पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको भी तो फ्री में मिलती ना। नहीं। इसके बाद में ये क्या बोल रहे हैं? फ्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की। तो वो बोले गए हैं 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। देखो ये तो नहीं है, सभी छात्र एवं प्रौढ़ों के लिए नहीं बात की गई है, सभी नागरिकों के लिए। नागरिक में तो मित्र 18 साल का भी आता है, 60 साल का भी आता है, तो ये भी नहीं है। आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा, वो जाएगा 14 बरस तक। एज लिमिट कहां तक है? 14 ईयर तक के सभी बच्चों के लिए, ठीक है, बिना किसी भेदभाव के 14 बरस तक के सभी बच्चों के लिए ये बात की गई है। आगे देखते हैं मित्रों,
अभी मैंने आपको बताया था, अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था जिसमें हम लोगों ने जिक्र किया था किसका, धाराओं का। तो जैसे अध्याय 1 में धाराएं कितनी थी, मात्र 1 और 2। अध्याय 3 में धाराएं कितनी थी, बोले 3। अध्याय 2 में धाराएं 3 थी, 3 धारा, 4 धारा और 5वीं धारा। तो इस तरह से धाराओं का डिवीजन था। तो उनमें से हम एक धारा पढ़ने वाले हैं और उस धारा का नाम है धारा 25। ठीक है, इस धारा 25 में क्या कहा गया है, धारा 25 में बताया गया है कि प्राथमिक शिक्षा मतलब कक्षा कहां से लेकर के कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय 1 किलोमीटर के भीतर होगा। ठीक है, यहां पर अगर 60 छात्र हैं तो इस शिक्षकों की संख्या 2 होगी, और 30 हैं तो शिक्षकों की संख्या 1 होगी। 90 तक स्टूडेंट हैं तो शिक्षक 3 होंगे, 120 तक स्टूडेंट हैं तो शिक्षक 4 होंगे, और 150 तक अगर स्टूडेंट हैं तो 5 तो शिक्षक होंगे प्लस 1 हेड मास्टर होगा, यानी प्रधान अध्यापक होगा। यहां तक बात सबकी समझ में आ रही है। 150 स्टूडेंट होने पर 5 टीचर और 1 हेड मास्टर होगा। अगर हम बात करें कि शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या होगा, तो शिक्षक और छात्र का अनुपात होगा 1:30 का, मतलब 1 टीचर 30 स्टूडेंट। क्लियर है मित्रों, ये कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि टीचर और स्टूडेंट का रेशियो क्या होगा, टीचर और स्टूडेंट, तो आप कहेंगे 1 और 30 का। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि स्टूडेंट और टीचर का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे 30 और 1 का। मेरे हिसाब से यहां तक बात सबकी समझ में आ गई होगी। चलिए मित्रों, अब हम बात करते हैं उच्च प्राथमिक। उच्च प्राथमिक का मतलब आप ये कह सकते हैं कि माध्यमिक। क्या, कौन सी शिक्षा की बात कर रहा हूं मैं, किस स्कूल की बात कर रहा हूं, माध्यमिक शिक्षा की या मिडिल स्कूल की बात कर रहा हूं मैं। मिडिल स्कूल पर क्या प्रावधान है, तो मिडिल स्कूल मतलब कक्षा कहां से कहां तक वेरी करेगा, कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए विद्यालय होना चाहिए 2 किलोमीटर के भीतर। तो प्राइमरी स्कूल पर विद्यालय 1 किलोमीटर के भीतर और मिडिल स्कूल पर विद्यालय 2 किलोमीटर के भीतर होना चाहिए। आगे बात कर रहे हैं कि यहां पे शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या होगा, 1:35, मतलब 1 मास्टर तो वहां पे 35 स्टूडेंट होंगे। ठीक है, आगे यहां पे विशेष करके एक बात लिखी है मित्रों कि विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान ये शिक्षक अनिवार्य रूप से चाहिए होंगे। आगे बात करते हैं कार्य दिवस। तो कार्य दिवस की हम बात करते हैं, कार्य दिवस है 220 दिन। देखो मित्रों, यहां पे वर्किंग डेज आपकी समझ में आ रहा होगा। कार्य दिवस, अगर हम वही कार्य दिवस प्राइमरी लेवल पर बात करते तो होते आपके 200 दिन कार्य दिवस। क्लियर है, और यहां पे कितने कार्य दिवस के बारे में बोला गया है, 220 दिन के बारे में। वहीं अगर कार्य के घंटे की बात करें कि 6 से 8 तक का जो टीचर होगा उसे कितना पढ़ाना होगा, 1000 घंटे। वहीं अगर हम यहां पे बात करें प्राइमरी स्कूल पर तो आपका उत्तर होना चाहिए 800 घंटे। ये 2 बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आगे बोल रहा है कि चाहे स्कूल प्राइमरी हो, प्राथमिक हो, चाहे मिडिल हो यानी उच्च प्राथमिक हो, तो इनके लिए एक सप्ताह में एक टीचर को कितने घंटे काम करना होगा अपने कार्यस्थल पर, तो इसका सही जवाब होगा 45 घंटे। देखो मित्रों, यहां तक मेरे हिसाब से आप सभी का क्लियर होगा। तो 1 से 5 तक के बच्चों के लिए 1 किलोमीटर के भीतर स्कूल, तो 6 से 8 तक के लिए 2 किलोमीटर के भीतर स्कूल। ये 200 दिन पढ़ाएंगे टीचर, यहां पे 220 दिन पढ़ाएंगे 8वीं वालों को। 5वीं वालों तक को 800 घंटे पढ़ाएंगे तो 8वीं वालों तक को 1000 घंटे पढ़ाएंगे, और एक सप्ताह में 45 घंटे तो शिक्षक को पढ़ाना अनिवार्य है। आगे बात करते हैं, यहां पे आप प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा ताकि आपका जो अभी आपने पढ़ा है वो आपका क्लियर हो जाए। प्राथमिक स्तर पर हमसे पूछा है कि न्यूनतम, प्राइमरी लेवल पर मतलब 1 से 5 तक की कक्षा के लिए पूछा गया है, न्यूनतम कार्य दिवस कितना होगा, दिन पूछा है मित्रों। तो न्यूनतम कार्य दिवस प्राइमरी लेवल पर कितना होगा मित्रों, 1 से 5 तक का होगा ये वाला, कौन सा, 200 दिन 1 से 5 तक, और 6 से 8 तक का कितना होगा, 220। क्लियर है। आगे बात करते हैं कि प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक घंटे कितने निर्धारित किए हैं। मैंने आपको बताया घंटे कितने निर्धारित किए हैं, 1 से 5 तक के व्यक्तियों के लिए घंटे की अगर हम बात करें तो निर्धारित किए गए 8, तो और 6 से 8वीं तक की कक्षा के लिए अगर घंटों की बात करें तो निर्धारित किए गए हैं 1000। बोलो मित्रों, क्लियर है। निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं इस एक्ट के तहत। तो इस एक्ट के तहत निजी स्कूलों में जो गरीब या दुर्लभ वर्ग के जो वंचित बालक हैं जिनके पास पैसा नहीं है सॉरी, उन बच्चों के लिए 25%, कितना परसेंट,
25% कोटा निर्धारित किया गया है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, यहां पे इस प्रश्न को देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है। तो मित्रों ये आपको तब समझ में आएगा बेहतर तरीके से जब आप आरटीई जो एक्ट 2009 बना हुआ है उसमें अध्याय 7 के तहत 38 धाराएं दी गई हैं। अगर वो धाराएं आपको समझ में आती हैं या आपको याद हैं तो आप पूरा कर पाएंगे। मैं यहाँ पे एक एक का एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा, आप समझिएगा इसको कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी गलत ढूंढना है हमें। पहला दिया है कि भाग 17, भाग 17 का मतलब धारा 17। भाग को आप क्या समझेंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं, भाग बराबर आप दिमाग लगाएंगे किससे, धारा से। चलिए मित्रों, तो धारा 17 के तहत बताया गया है बच्चों को दंड नहीं दे सकते। धारा जो 17 है आपकी वो बच्चों के दंड से रक्षा करती है। इसका मतलब ये हुआ कि धारा 17 मास्टर को रोकेगी कि टीचर किसी भी तरह से किसी भी बच्चे को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकता, ना ही उसका अपमान कर सकता। तो सॉरी, बच्चों के दंड से रक्षा कौन सा धारा करता है, 17। इसके बाद में दिया है धारा 14, यहां पर दो बोला है प्रति, ये तो सही है आपका, प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रह का निषेध, ये गलत है। प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रह का निषेध नहीं है। धारा 14 में दिया गया है कि किसी बालक का अगर बर्थ सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र ना हो तो आप उस जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर बच्चे को प्रवेश से मना नहीं कर सकते। तो किसकी बात की गई है, बर्थ सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र की बात की गई है। आप लोगों को यह ध्यान रखना है, बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर कोई भी टीचर किसी स्टूडेंट से प्रवेश लेने से मना नहीं करेगा। ये बात लिखी है 14 में, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं, क्या धारा 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में जिक्र किया गया है? जी हां, धारा 21, ये पॉइंट सही है। विद्यालय प्रबंधन समिति को अंग्रेजी में बोलेंगे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ये बात सबकी समझ में आ रही है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ये पॉइंट सही है। इसके बाद में क्या धारा 28 या भाग 28 में शिक्षकों के निजी ट्यूशन को निषिद्ध किया गया है? जी हां, जो व्यक्ति ऐसा शिक्षक है जो निजी ट्यूशन पढ़ाए, सरकारी शिक्षक है और निजी ट्यूशन पढ़ाए, तो एक तरह के शिक्षा का व्यापार हो गया ना ये, तो इस पर रोक लगाता है। ये आपका पॉइंट भी सही है, हमें ढूंढना था गलत, तो हमारा उत्तर हुआ बी। इसके बाद में मित्रों हम प्रबंधन समिति के बारे में बात करते हैं कि स्कूल में जो शिक्षा प्रबंधन समिति थी वो क्या थी, क्या होती है ये। तो हम बात कर रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की, ठीक है। स्कूल शिक्षा को लेकर के जो प्रबंधन समिति बनाई जाती है स्कूल में उसकी, तो इसमें यह बताया गया कि एक स्कूल में प्रबंधन समिति होगी जो देख रेख और स्कूल के विकास संबंधी कार्यों को अंजाम देगी। एसएमसी होगा एक, जिसमें कुल कितने सदस्य होंगे, बोले कुल होंगे 15 सदस्य। कितने? 15 सॉरी, जिनमें एक अध्यक्ष होगा, एक सचिव होगा, एक कोषाध्यक्ष होगा। तो मैंने देखा 15 व्यक्तियों में से एक अध्यक्ष हुआ, एक सचिव हुआ और एक कोषाध्यक्ष हुआ। इसके अलावा बचे कितने हैं? 12 अन्य सदस्य होंगे। ये बात मेरी सबकी समझ में आ रही होगी। 15 सदस्यों में से 12 अन्य सदस्य होंगे, ठीक है। और इनमें इस समिति में 50% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होगा। ये फिक्स है कि 50% इसमें क्या होंगी? महिलाएं। 50% आपके वुमेन होंगी, महिलाएं होंगी, ठीक है। 50% क्या होंगी? वुमेन होंगी इस समिति में। आगे बढ़ते हैं मित्रों, ये देखिए आप स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की मित्रों आपको सिर्फ और सिर्फ कितनी चीज ध्यान रखनी है, फुल फॉर्म ध्यान रखनी है कि SMC की फुल फॉर्म क्या है? S फॉर स्कूल, M फॉर मैनेजमेंट और S फॉर समिति। इसे हिंदी में बोल सकते हैं स्कूल मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन, कमेटी का मतलब होता है समिति। स्कूल मैनेजमेंट
जो कमेटी है उसमें टोटल नंबर ऑफ जो पर्सन होंगे वो कितने होंगे, 15 सदस्य होंगे। अभी अभी आप पढ़ चुके हैं कितने सदस्य होंगे, 15, जिसमें एक सचिव होगा, एक प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष होगा, एक कोषा अध्यक्ष होगा और 12 अन्य सदस्य होंगे, जिसमें 50% कौन होंगी, महिलाएं होंगी। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ रहा हूं मैं। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत देखिए क्या बोल रहा है ये प्रश्न, यानी आरटीई 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। तो यहां पर दरअसल अध्यापक को देखेंगे हम लोग कि 10 वर्ष के पश्चात होने वाले जनगणना में अध्यापकों की ड्यूटी लगाई जाती है, बिल्कुल लगाया जा सकता है। आपदा राहत में देश पर कोई नेचुरल डिजास्टर अगर कोई घटना घटित होती है तो टीचर की ड्यूटी लगाई जा सकती है। आपने देखा चुनाव संबंधी कार्यों में भी टीचर को नियुक्त किया जाता है, लेकिन पल्स पोलियो में उसकी ड्यूटी लगाना अनिवार्य नहीं है, नहीं लगा सकते हैं। आरटीई सिक्योर करता है, इसलिए करता है मित्रों, नहीं तो टीचरों को जगह जगह पे जॉब में रख दिया जाए, कहीं कहीं ड्यूटी लगा दिया जाए तो उनका टाइम पे सिलेबस कंप्लीट कौन कराएगा, बच्चों को कौन पढ़ाएगा, उनका रिकॉर्ड कौन रखेगा, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। आगे बढ़ रहा हूं मित्र, यहां पे देखेंगे टीचर से रिलेटेड कुछ यहां पर एक्ट जो हमारा था उसमें धाराएं दे रखी हैं। अब देखिए मित्रों, पहली धारा क्या है, यानी धारा 25 अभी आप लोगों ने पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने कार्य दिवस वगैरह पढ़े थे, कितने टीचर होंगे, कितने स्टूडेंट है। अब यहाँ पे देखिए धारा 26 में लिखा है कि 10% से ज्यादा विद्यालय में शिक्षकों के पद रिक्त नहीं रख सकते। विद्यालय में 10% से ज्यादा टीचरों की रिक्ति नहीं हो सकती। धारा 27 में साफ लिखा है कि कोई भी टीचर की ड्यूटी नहीं लगा सकता, सिर्फ 3 काम को छोड़ करके। कौन सा, जनगणना में ड्यूटी आप लगा सकते हैं, आपदा राहत कार्य में ड्यूटी लगा सकते हैं और चुनाव कार्य में आप ड्यूटी लगा सकते हैं और कहीं नहीं लगा सकते। इसके बाद में धारा 28 में साफ बताया गया है क्या, कि कोई भी जो टीचर है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। तो ट्यूशन पर रोक कहां बात कही गई है, धारा 28 में। इसके बाद में 29 में देखिएगा, धारा 29 में क्या है कि शिक्षक को अपना पाठ्यक्रम एक निर्धारित समय में पूरा कराना होगा, तभी तो उसके कार्य करने के दिन और कार्य करने के घंटे निर्धारित किए गए हैं धारा 25 के तहत। इसके बाद में धारा 30 में क्या लिखा हुआ है, धारा 30 में लिखा हुआ है कि हर एक टीचर की ड्यूटी होगी कि बच्चों ने क्या सीखा है वो रिकॉर्ड बना के रखे, यानी बच्चों का लर्निंग रिकॉर्ड टीचर अपने यहां पे बना के रखे। ये बात रखी है धारा 30 में। आगे बढ़ते हैं मित्रों, यहां पे बताया गया है क्या कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार पूरा नहीं किया जाना है। तो कौन सी चीज पूरा नहीं करते वो देखते हैं। शैक्षिक कैलेंडर का निश्चय करना, यही पूरा नहीं किया जाता। माता पिता और अभिभावकों से जो टीचर होते हैं वो टाइम टू टाइम मीटिंग रखें, रेगुलर, जैसे महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, तो उनसे मीटिंग रखें। निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा कराना, ये टीचर की ड्यूटी होगी। अभी हमने पढ़ा था कि एक निर्धारित समय में कंप्लीट सिलेबस कराना। प्रत्येक बालक की अधिगम यानी सीखने की क्षमता का आकलन करना, ये भी अभी हमने पढ़ा था। तो ये सभी के सभी 3 हैं, ये नहीं है। आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, ये लिखा हुआ है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में समुचित सरकार के कर्तव्यों में केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व क्या है। तो देखो मित्रों, समुचित सरकार से मतलब है, समुचित सरकार के तहत जब हमने पाठ पढ़ा था, धाराएं पढ़ रहे थे और उनके अध्याय पढ़ रहे थे, वहां पे समुचित सरकार को मैंने बताया था, समुचित सरकार का मतलब है केंद्र प्लस राज्य सरकार। और यहां से हमें राज्य सरकार के बारे में नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा है कि केंद्रीय सरकार, किसकी बात कर रहा है, केंद्रीय सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उत्तरदायित्व क्या है। अध्यापकों को प्रशिक्षण देना, बिल्कुल। आस पड़ोस में विद्यालय स्थापित करना, मान नहीं सकता मैं। शिक्षक के प्रशिक्षण के लिए, अब ये तो इसी में आ गई है, शिक्षक के प्रशिक्षण, ये तो गलत है। शिक्षक के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित करना और लागू करना, आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। तो देखो मित्रों, इससे ज्यादा दमदार ये है, इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी। देखो मित्रों, अगला प्रश्न आया है कि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं, यानी शिक्षक का कौन सा कार्य नहीं माना गया है, इस प्रश्न का उत्तर आपको ढूंढना है।
एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना ये तो है शिक्षक का कर्तव्य। शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना ये उसका कार्य नहीं है। व्यक्तिगत ट्यूशन पर तो रोक लगाई गई है। विद्यालय में नियमितता बनाए रखना अर्थात समय का पाबंद होना चाहिए। शिक्षक के लिए इस आरटीई एक्ट में मैं आपको बता दूं समय की पाबंदी दर्शाई गई है। विद्यालय खुलने के 1 घंटे पहले टीचर को आना होगा, 1 घंटे पहले आना तथा 1 घंटे बाद जाना होगा टीचर को। ठीक है, तो आरटीई ये सिक्योरिटी देता है कि शिक्षक को समय का पाबंद होना चाहिए। स्कूल का जो टाइमिंग है उससे 1 घंटे पहले आएगा और 1 घंटे बाद जाएगा। इसके बाद में हर बालक के अधिगम क्षमता को समझकर उसकी जरूरतों के अनुसार अतिरिक्त अनुभूति प्रदान करना, मतलब रिमेडियल टीचिंग की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? उपचारात्मक शिक्षण की। यानी अगर एक बच्चे को अगर आप एक बार में नहीं समझा पा रहे तो उसे एक्स्ट्रा क्लास दीजिएगा या कैसे भी बात करिएगा। तो आरटीई हमें फोकस कराता है उपचारात्मक शिक्षण की बात भी करता है। ठीक है मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है, उपचारात्मक शिक्षण की बात भी करता है आरटीई। आगे बढ़ता हूं मित्रों, यहां पे आप देखिएगा मैंने आरटीई के तहत इसको इसलिए लिया है मित्रों ताकि आप एक चीज समझ जाएं। हमें था आरटीई और आरटीई जो 2009 था इसमें हमें बताया गया था कि 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी है। लेकिन हाल ही में आया 2019 बा हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी न्यू शिक्षा नीति आई, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2019 में। इसने कहा कि जो शिक्षा है वो 6 से 14 बरस नहीं, वो होनी चाहिए 6 से 18 बरस। ये बात क्लियर है मित्रों, 6 से 18 वर्ष इसके तहत बात आई। तो अभी मैं बता देता हूं कि आरटीई पहले देता था कहां से कहां तक शिक्षा देता था। आरटीई शुरू में शिक्षा देता था 6 से 14 बरस, मतलब कितने साल? 8 साल। और 8 साल में बच्चा कौन सी क्लास पढ़ेगा? 1 से लेकर कक्षा 8 तक ही पढ़ पाएगा। बोलो 8 ही कक्षा पढ़ पाएगा कि नहीं? हाँ। और अब कितना दे दिया? 6 से 18। इसका मतलब कितने साल हो गए? 12 साल हो गए कि नहीं? कितने साल? 12 ईयर। 12 ईयर में कितना पढ़ लेगा? कक्षा 1 से लेके 12वीं तक कक्षा पढ़ लेगा। तो नया जो एनपीए वो बोल रहा है कि आरटीई कक्षा 1 से 12 तक होना चाहिए। तो चलो मित्रों इसके बारे में थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एसएसआरए का मतलब है स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए एक। दूसरे नंबर पर लिया है कि जो टीचर होते हैं उनके लिए 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड होना चाहिए या 2 साल का वैसा कोर्स चला सकते हैं आप लोग। इसका मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड कोर्स का मतलब है कि आपने जैसे बीए किया, स्नातक किया कोई, तो स्नातक कितने साल का हुआ? बोले 3 साल का। तो आप अगर कोई व्यक्ति टीचर बनना चाहता है तो बीए के साथ बीएड कर सकता है, बट उसका टाइमिंग जो ड्यूरेशन है वो कितना हो जाएगा? 4 ईयर। यानी बीए के साथ ही प्लस बीएड कर सकता है। टोटल टाइम कितना होगा? 4 ईयर। तो उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड, मतलब समेकित। इसके बाद में तीसरे नंबर पे आता है ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के तहत प्री प्राइमरी स्कूल की अगर हम बात करें, अर्ली चाइल्डहुड का मतलब यह है मित्रों कि 3 साल से लेकर के, अर्ली चाइल्डहुड का मतलब क्या है? अर्ली चाइल्डहुड का मतलब है 3 साल से लेकर के बच्चा अगर 5 साल तक का नहीं हो जाता तब तक वो बच्चा कहां पढ़ेगा? आंगनबाड़ी में। मतलब वो पढ़ेगा प्ले ग्रुप, नर्सरी और एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट तक। मतलब प्ले ग्रुप से लेकर के पहली कक्षा तक 3 ईयर वो पढ़ेगा। ये बात यहां तक सबकी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। टीईटी प्रारंभ से सेकेंडरी लेवल तक लागू होगी। इसके बाद में आता है स्कूल में एक एसएमसी होगी। एसएमसी जो अभी मैंने बताया था आप लोगों को, प्रबंधन समिति। एस स्कूल, एम मैनेजमेंट, सी कमेटी, स्कूल प्रबंधन समिति होगी। ऐसे करके एक एसडीएमसी होगी। ऐसे एससीएमसी मतलब कहने का मतलब यह हुआ स्कूल के कैंपस को मैनेजमेंट करने के लिए अलग अलग स्टेट लेवल की, स्कूल लेवल की कमेटियां बनाई जाएंगी। ऐसा आरटीई ने नई एनपीई में सुझाव के लिए अनुबंधन किया।
शिक्षक नियुक्ति में डेमो और इंटरव्यू भी शामिल होंगे। अभी टीचर एग्जाम दिया, टीचर बन जाते थे, अब क्या होगा कि उनकी नियुक्ति में डेमो एवं इंटरव्यू भी लिए जाएंगे। आरटीई को कक्षा 12 तक 6 से 18 साल, मैंने अभी बताया कक्षा कहां तक, 12 तक, उम्र बताया मैंने कहां से, 6 से 18 साल तक लागू किया गया। ये नई एजुकेशन पॉलिसी के कुछ इंपोर्टेंट बिंदु थे। बोलो मित्रों क्लियर है? यहां तक मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी। देखो मित्र टाइम हो चुका है, इसलिए अब हम विराम देते हैं इस क्लास को यहीं पर। आप लोग पढ़ते रहिएगा और देखते रहिएगा, यहीं से आप नोट्स बना के कवर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए कुछ और बेहतर कर सकूं। ओके मित्र, थैंक यू।